नमस्कार विद्यार्थियों, श्री श्याम कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। इस क्लास में हम बीए बीएड फोर्थ ईयर के लिए भूगोलिक चिंतन का इतिहास पढ़ रहे हैं, जिसका ये 17वां भाग है। भूगोलिक चिंतन के इतिहास में हम भूगोल की जर्मन विचारधारा या हम कह सकते हैं जर्मन भौगोलिक विचारधारा हम पढ़ रहे थे, जिसमें हमबोल्ट के जो विचार हैं उनके बारे में हमने पढ़ लिया था। उनकी रचनाएं, उनकी रचनाओं की विशेषताएं, उनका विधि तंत्र है या उनकी संकल्पनाएं हैं, उनके बारे में हमने पढ़ा था। अगले जो महान विद्वान इसमें आते हैं उनका नाम है कार्ल रीटर। कार्ल रीटर का जन्म 1779 में पर्शिया किनेक्ट या पर्सा जिसको कह सकते हैं किनेक्ट हुआ था। में पर्शिया या जिसको पर्सा जर्मनी में इनका जन्म हुआ था। इनका जो कालक्रम है वह 1779 से लेकर के 1859 तक ये इनका समय है। महान जर्मन भूगोलवेत्ता। ये हमबोल्ट के समकालीन थे। हमबोल्ट के साथ इनको भी आधुनिक वैज्ञानिक भूगोल जो है उसका संस्थापक इनको माना जाता है। जिस प्रकार हमबोल्ट को आधुनिक भूगोल का संस्थापक माना जाता है, उसी प्रकार कार्ल रीटर को भी आधुनिक भूगोल का संस्थापक है वो माना जाता है। इनके 5 वर्ष की जब आयु थी तो इनके पिता की मृत्यु हो गई। इसके बाद में इनकी जो शिक्षा दीक्षा है वो एक बहुत ही सुनियोजित या व्यवस्थित ढंग से इनकी एक प्रकार से शिक्षा हुई थी। क्रिश्चियन साल्जमैन जो थे उनके सानिध्य में या उनके नियंत्रण में इनकी शिक्षा हुई थी। इनका प्रमुख अगर हम योगदान की बात करते हैं, भूगोल प्रोफेसर थे ये। इनके बाद में जो अर्धकुंडे इनकी रचना थी उसके कारण ही इनकी प्रसिद्धि है वो ज़्यादा हुई थी। तो हार्टशॉर्न ने कार्ल रीटर के बारे में लिखा है। हार्टशॉर्न 1939। हार्टशॉर्न ने इनके बारे में लिखा था कि रीटर के समय और उनके पश्चात शायद ही किसी विद्यार्थी को इतनी व्यवस्थित शिक्षा प्राप्त हुई हो। रीटर के समय तथा उनके पश्चात शायद ही किसी विद्यार्थी को इतनी व्यवस्थित शिक्षा मिली हो।
तो हार्टशॉ ने लिखा था कि रिटर के समय और उनके पश्चात शायद ही किसी विद्यार्थी को इतनी व्यवस्थित ढंग से शिक्षा मिली हो या इतने व्यवस्थित ढंग से शिक्षित या कह सकते हैं तैयार किया गया हो जितना रीटर को। यानी रीटर की जो हार्टशॉ के अनुसार रीटर की जो शिक्षा दीक्षा है, रीटर की जो शिक्षा दीक्षा हुई थी वो इतनी अच्छी व्यवस्थित ढंग से हुई थी कि अन्य किसी विद्यार्थी को उतनी शिक्षा प्राप्त नहीं हुई हो। इसके बाद में इनको अपनी शिक्षा प्राप्त करने के बाद एक धनी परिवार में एक निजी शिक्षक के रूप में इन्होंने कार्य किया। 1807 में इनकी भेंट है वो हम्बोल्ट से हुई थी। 1807 में इनकी भेंट हम्बोल्ट से हुई। यानी हम्बोल्ट से इनका मिलन हुआ था 1807 में, ये हम्बोल्ट से मिले थे। ये एक दूसरे के जो विशेषता है उस समय की हम बात करें तो रीटर प्रथम बार जब हम्बोल्ट से मिले तो उनके दृष्टिकोण, उनके पर्यवेक्षण और उनका जो भौगोलिक अध्ययन है या उनके जो पर्यवेक्षण के तरीके थे, भौगोलिक अध्ययन की जो विधियां थी, उनसे ये अत्यधिक प्रभावित हुए थे। यानी हम्बोल्ट के द्वारा हम्बोल्ट से रीटर के ऊपर एक अच्छा प्रभाव उनसे पड़ा था और इन्हीं से प्रभावित होते हुए उन्होंने भौगोलिक अध्ययन में विशेष रुचि इनकी जागृत हुई और उन्होंने यूरोप के प्रादेशिक भूगोल का सविस्तार इनके द्वारा अध्ययन किया गया। यानी हम्बोल्ट से मिलने के बाद यूरोप के प्रादेशिक भूगोल का विस्तृत अध्ययन है वो रीटर के द्वारा किया गया। यानी यहाँ से यहाँ इनके अंदर भौगोलिक अध्ययन की एक प्रकार से रुचि पैदा हुई, ऐसा हम कह सकते हैं। तो इसके बाद में इन्होंने हम्बोल्ट जो रीटर हैं उन्होंने भूगोल का जो प्रादेशिक भूगोल है यूरोप का उसका सविस्तार अध्ययन किया और उनके द्वारा 1812 में यूरोप के प्रादेशिक भूगोल पर एक पुस्तक का प्रकाशन भी किया गया। 1812 में यूरोप के प्रादेशिक भूगोल प्रकाशन हुआ और ये 2 खंडों में थी। तो 2 खंडों वाली एक यूरोप का भूगोल पुस्तक का प्रकाशन है वो 1812 में हुआ। तो कार्ल रीटर और हम्बोल्ट हैं वो एक दूसरे के विचारों से प्रभावित थे, एक दूसरे के विचारों की अध्ययन विधियों की ये एक प्रकार से प्रशंसा करते थे, एक दूसरे की विचारों का सम्मान ये करते थे। तो इसके बाद में ये घंटीगटन विश्वविद्यालय में इतिहास, भूगोल, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र और वनस्पति शास्त्र की इनके द्वारा शिक्षा ली गई। यानी ना केवल हम इसको इन्होंने भूगोल की शिक्षा ली, इसके साथ साथ में यानी इतिहास की, भूगोल की, वनस्पति शास्त्र की, इसके अलावा भौतिक शास्त्र की शिक्षा भी इनके द्वारा प्राप्त की गई थी। इसके बाद में यूनानी और लैटिन भाषाओं का इनके द्वारा चयन किया गया और इसके अंदर इतिहास और भूगोल का अध्ययन है वो इनके द्वारा किया गया था। तो इस प्रकार से हम्बोल्ट के समान ही रीटर का भी आधुनिक भूगोल के विकास में, आधुनिक भूगोल के वैज्ञानिक भूगोल की संस्थापना में एक महत्वपूर्ण योगदान है और इनके द्वारा भी रीटर के समान, हम्बोल्ट के समान ही वैज्ञानिक भूगोल को बढ़ाने का प्रयास किया गया। हम्बोल्ट के विचारों का प्रभाव भी इन पर देखने को मिलता है, लेकिन इनकी अध्ययन विधियां हैं वो अलग अलग है। जैसे हम इनके विधि तंत्र के बारे में पढ़ेंगे तब देखेंगे कि इनका जो अध्ययन विधि थी वो थोड़ा सा हम्बोल्ट से हट करके की थी। जैसे कि हमने देखा हम्बोल्ट सिस्टमेटिक अप्रोच को ज़्यादा मानते थे, यानी जो क्रमबद्ध अध्ययन है भूगोल का उसको ज़्यादा महत्व दिया गया हम्बोल्ट के द्वारा, और रीटर ने प्रादेशिक भूगोल के अध्ययन को ज़्यादा महत्व दिया था। तो 19वीं जो शताब्दी के महान भूगोलवेताओं में
रीटर एवं हम्बोल्ट का नाम सर्वप्रथम आता है। अब रीटर के प्रमुख रचनाएं या ग्रंथ कौन कौन से हैं? प्रमुख रचनाएं, रीटर के द्वारा जो प्रमुख पुस्तकें, ग्रंथ लिखे गए, शोध पत्र लिखे गए, उनके बारे में हम देखते हैं। सबसे पहले यूरोप भौगोलिक, ऐतिहासिक तथा सांख्यिकीय चित्रण। यूरोप भौगोलिक, ऐतिहासिक तथा सांख्यिकीय चित्रण, ये इनकी पहली रचना थी। यूरोप से संबंधित थी। तो पहली रचना यूरोप एक भौगोलिक, ऐतिहासिक तथा सांख्यिकीय चित्रण। इसका प्रथम जो प्रकाशन है वो 1804 में हुआ था। प्रथम खंड का प्रकाशन 1804 में और द्वितीय खंड का प्रकाशन है वो 1807 में हुआ था। ये किस पर आधारित पुस्तक थी? यूरोप के भौगोलिक ज्ञान पर, यूरोप के ऐतिहासिक ज्ञान पर ये पुस्तक आधारित थी। इसमें यूरोप से संबंधित जानकारियां हैं वो देखने को मिलती हैं। इसके अलावा यूरोप का सांख्यिकीय चित्रण भी इस पुस्तक में देखने को मिलता है। तो रीटर की पहली रचना यूरोप भौगोलिक, ऐतिहासिक तथा सांख्यिकीय चित्रण थी, जिसमें प्रथम खंड का प्रकाशन है वो 1804 में हुआ और इसके द्वितीय खंड का प्रकाशन है वो 1807 में हुआ था। इसके बाद में इनकी जो दूसरी रचना थी वह थी यूरोप के 6 मानचित्र। नंबर 2, यूरोप के 6 मानचित्र। यूरोप के 6 मानचित्र पुस्तक इनके द्वारा लिखी गई। दूसरी जो जिसमें यूरोप के 6 मानचित्रों को प्रकाशित किया गया था 1806 में, इस पुस्तक का ये जो मानचित्र हैं इनका प्रकाशन हुआ था 1806 में। यूरोप के 6 में यूरोप के 6 मानचित्र का प्रकाशन। तो मानचित्रात्मक विधि से इनके द्वारा यूरोपीय जो विशेषताएं थी उनको प्रदर्शित करने का प्रयास किया गया था। यूरोप के 6 मानचित्र, इसलिए भौतिक जो मानचित्र इनके द्वारा बनाए गए थे, जिसमें यूरोप के भौतिक प्रदेशों की, यूरोप की भौगोलिक स्थिति है उसके बारे में जानकारी प्रदान करने का प्रयास इनके द्वारा किया गया था। तो यूरोप के 6 मानचित्र 1806 में ये इनके प्रकाशित हुए थे। अगले जो रचनाएं थी वह थे इनके शोध पत्र। नंबर 3, शोध पत्र इनके द्वारा लिखी। 1811 तक अनेक शोध पत्रों का प्रकाशन हुआ। तो 1811 तक रीटर के अनेक शोध पत्र हैं वो प्रकाशित हुए थे, जिससे यूरोप जो इनका विशेषतः मुख्यतः ये क्या किससे संबंधित थे? इनके विधि तंत्र से संबंधित थे, भौगोलिक विधि तंत्र के अध्ययन से संबंधित थे। ये मुख्यतः मेथडोलॉजी या हम कह सकते हैं विधि तंत्र से संबंधित शोध पत्र थे। तो ये यानी यूरोप के 6 मानचित्रों का प्रकाशन इनका हुआ। यूरोप भौगोलिक, ऐतिहासिक और सांख्यिकीय चित्रण इनके द्वारा किया गया। इसके बाद में शोध पत्र 1811 तक इनके अनेक शोध पत्रों का भी प्रकाशन हुआ था। इसके बाद में इनकी महत्वपूर्ण रचना जो कि सर्वाधिक
एक प्रतिष्ठित ग्रंथमाला जिसको हम कह सकते हैं अर्धकुंडे। नंबर 4, सर्वाधिक प्रतिष्ठित ग्रंथमाला है। इसका प्रकाशन 1817 से 1859 तक हुआ। तो अर्धकुंडे जो है वो इनकी सर्वाधिक प्रतिष्ठित ग्रंथमाला थी, जिसका प्रकाशन है वो 1817 से लेकर 1859 तक हुआ और इसमें लगभग कितने 19 खंडों का प्रकाशन हुआ। इसमें 19 खंडों का प्रकाशन हुआ था। तो अर्धकुंडे है वो इनकी सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक थी। इसमें रीटर ने भूगोल के लिए जर्मन में जो शब्द प्रयोग में लिया था वो क्या था? अर्धकुंडे। जर्मन में भूगोल हेतु ये शब्द प्रयोग में लिया गया था अर्धकुंडे, यानी इन्होंने जर्मन भाषा में भूगोल को क्या शब्द लिया था? अर्धकुंडे। अर्धकुंडे एक व्यापक जर्मन शब्द है जो कि प्रकृति इतिहास के संदर्भ में पृथ्वी के विज्ञान के लिए प्रयुक्त होता है। प्रकृति एवं इतिहास के संबंध में अर्धकुंडे शब्द का प्रयोग प्रकृति एवं इतिहास के संदर्भ में पृथ्वी के विज्ञान अर्थात हम ये कह सकते हैं भूगोल के लिए प्रयुक्त होता है। यानी अर्धकुंडे जो शब्द का प्रयोग इनके द्वारा किया गया वो प्रकृति और इतिहास के संदर्भ में पृथ्वी के विज्ञान के लिए जो शब्द प्रयोग में लिया गया था इनके द्वारा अर्धकुंडे। अब ये कह सकते हैं कि अर्धकुंडे है वो विशेषतः भूगोल को एक समाहित करने वाला शब्द है, वो इनके द्वारा काम में लिया गया। रीटर के अनुसार भूगोल और इतिहास एक दूसरे के क्या है? अभिन्न अंग है, यानी इनको अलग नहीं किया जा सकता। भूगोल और इतिहास एक दूसरे के अभिन्न अंग हैं, यानी भूगोल और इतिहास हैं वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। भूगोल से संबंधित करके इतिहास को पढ़ सकते हैं और इतिहास से संबंधित करके भूगोल का अध्ययन है वो किया जा सकता है। जैसे हेरोडोटस ने भी कहा था भूगोल का अध्ययन है वो ऐतिहासिक संदर्भ में और इतिहास का अध्ययन है वो भौगोलिक संदर्भ में किया जाना चाहिए। इनके अनुसार जो भूमि है वो निवासियों को प्रभावित करती है और निवासी हैं वो भूमि में या दृश्य भूमि में परिवर्तन करते हैं। भूमि निवासियों को प्रभावित करती है, यानी भूमि जो है या पृथ्वी जो है उस पर रहने वाले जो लोग हैं, निवासी जो है, मानव है, अन्य प्राणी है, प्राकृतिक वनस्पति, उन सभी चीज़ों को प्रभावित करती है। और निवासी यानी पृथ्वी पर रहने वाले विशेषतः मनुष्य है, निवासी दृश्य भूमि को प्रभावित करता है, यानी एक दूसरे को ये प्रभावित करते हैं। भूमि है वो निवासियों पर प्रभाव डालती है और निवासी है वो भूमि को के ऊपर प्रभाव डालते हैं। अब दूसरी बात कि भूमि अपने निवासियों को प्रभावित करती है, उसी प्रकार निवासी भी भूदृश्य को परिवर्तित भी करते हैं। निवासी भूदृश्य को
परिवर्तित भी करते हैं। भूदर्शों में परिवर्तन निवासियों के द्वारा किया जाता है। जैसे हम इंदिरा गांधी नहर के उदाहरण के स्वरूप में देखें तो जो मरुस्थलीय भूमि थी उसको हरा भरा बनाया है। तो यानी निवासी जो हैं उन्होंने इस मरुस्थलीय दृश्य भूमि में परिवर्तन करके इसको हरा भरा बनाने का कार्य है वो किया है। तो इस प्रकार इनके द्वारा कहा गया कि भूमि है वो निवासियों को प्रभावित करती है। तो उसी प्रकार निवासी भी दृश्य भूदृश्य जो होते हैं उसमें परिवर्तन कर लेते हैं। जैसे जो चट्टानें होती हैं या जो पर्वत होते हैं उनको तोड़ करके उनके मध्य से मार्ग बनाना या नहरों के द्वारा सिंचाई के साधनों की व्यवस्था करना, ये सारे भूदृश्यों में परिवर्तन है वो इनके निवासियों के द्वारा ही किए गए हैं। अब जो इसके अर्धकुंडे के प्रथम 2 खंड थे जो कि 1817 से 1818 के मध्य प्रकाशित हुए थे। प्रथम 2 खंड ये 1817 से 1818 के मध्य इनका प्रकाशन हुआ था। और प्रथम जो 2 खंड हैं उनमें प्रथम खंड में अफ्रीका महाद्वीप का और द्वितीय खंड में एशिया महाद्वीप का भौगोलिक वर्णन देखने को मिलता है। प्रथम खंड में अफ्रीका और द्वितीय खंड में एशिया का वर्णन देखने को मिलता है। तो प्रथम 2 खंड जो अर्धकुंडे के रीटर के द्वारा लिखे गए उसमें प्रथम खंड में तो अफ्रीका महाद्वीप का और द्वितीय खंड में इनके द्वारा जो एशिया महाद्वीप का वर्णन है वो किया गया है। जो इनके 1817 से लेकर 1859 तक जो 19 खंड प्रकाशित हुए उसमें अफ्रीका एशिया के भूगोल का ही वर्णन है वो ज़्यादातर देखने को मिलता है। इसके किसी भी अंश में अगर हम देखें तो यूरोप के भूगोल का वर्णन है वो देखने को नहीं मिलता है। तो ये थी रीटर की प्रमुख रचनाएं। इसके बाद में हम रीटर के विधि तंत्र और उनकी संकल्पनाओं के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।